आप जो है ना बोर्ड पर ज़रा फोकस से देखना। 20-25 मिनट का एक लेक्चर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है और किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल आपके पास आएंगे, ठीक है। नोट करते जाओ, रजिस्टर्स निकाल लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालात होंगे ना, जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालात होंगे उसमें कुछ ऐसा होगा कि आपका जो वेरिएबल होगा ना, या जिस चीज़ की बात हो रही होगी, वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब होता है फॉर एग्जांपल हाइट, फॉर एग्जांपल वेट, फॉर एग्जांपल लेंथ। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो डेसिमल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो वेट है वो 5 kg भी हो सकता है, 5.5 kg भी हो सकता है, 5.25 kg भी हो सकता है, ठीक है। डेसिमल्स में हो सकता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएबल होता है ना, वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। जब हम बात करते हैं कि और किस तरह का वेरिएबल हो सकता है, तो एक डिस्क्रीट वेरिएबल भी एग्जिस्ट करता है। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हमेशा होल नंबर में एग्जिस्ट करे। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे। तो ये आपके पास क्योंकि डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कहलाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल क्या होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल हमेशा कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल हमेशा एक कंटिन्यूअस वेरिएबल ही होगा, ठीक है। अच्छा सर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालात किस तरह के आएंगे? देखो फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल में एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट पर इतने सारे बैग्स पड़े हुए हैं। एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट पर इतने सारे बैग्स पड़े हुए हैं। बैग में बैग्स के अलग अलग वेट हैं। एज्यूम कर लो कि आपके पास एयरपोर्ट पर जो है ना वो 50 बैग्स पड़े हुए हैं। नंबर ऑफ बैग्स 50 है। सवाल आपको इसका एवरेज दे देगा, बोलेगा कि यार एक जो बैग है ना उसका जो एवरेज वेट है ना वो फॉर एग्जांपल 5 kg है। एवरेज वेट कैसे आता है? म्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। तो सवाल आपको बोलेगा कि एक बैग का जो एवरेज वेट है ना वो 5 kg है। फिर सवाल ये बोलेगा कि इन बैग्स की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो 0.1 kg है, या कोई भी और स्टैंडर्ड डिविएशन दे देगा। 0.1 kg, 0.2 kg, ठीक है। अब कितने बैग्स पड़े हुए हैं? 50 बैग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जब वो बोलते हैं कि एवरेज 5 kg है और स्टैंडर्ड डिविएशन 0.1 kg है, तो इसका मतलब ये हो गया कि शायद कोई बैग होगा जो 4.5 किलो का होगा, कोई बैग होगा जो 4.8 किलो का होगा, कोई बैग होगा जो 5.3 kg का होगा, कोई बैग होगा जो 5.1 kg का होगा, कोई बैग होगा जो 5 kg का होगा, कोई बैग होगा जो 5.25 kg का होगा। इस तरह से मुख्तलिफ बैग्स होंगे इतने सारे, जिनका एवरेज वेट बन रहा है 5 किलो और जो स्टैंडर्ड डिविएशन बन रही है वो 0.1 kg बन रही है। सही है। सवाल आपसे ये पूछेगा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इन सारे बैग्स में से कोई एक पर्टिकुलर बैग रैंडमली पिक करूं। कितने बैग्स हैं मेरे सामने? 50। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन बैग्स में से कोई एक बैग मैं रैंडमली पिक करूं, रैंडमली पिक,
रेंडमली पिक करूं। अच्छा, जब मैं रेंडमली पिक करने की बात करता हूं, तो जब मैं रेंडमली कोई बैग पिक करूंगा तो हो सकता है कि वो 4.5 केजीज का हो सकता है वो 4.8 केजीज का हो सकता है वो 5.3 केजीज का, कुछ भी हो सकता है ना। सवाल ये पूछेगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं इन बैग्स में से एक बैग रेंडमली पिक करूं और वो बैग जो मैं पिक करूं, मिसाल है, उसका वज़न 5.1 किलोग्राम से ज़्यादा हो। देखो, वज़न तो जो बैग तुम रेंडमली पिक करोगे उसका 5.1 केजी भी हो सकता है, 5.1 केजी से ज़्यादा भी हो सकता है, 5.1 केजी से कम भी हो सकता है। लेकिन सवाल इस तरह का आएगा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है कि तुम एक बैग इसमें से रेंडमली पिक करो और उसका वज़न जो है ना वो 5.1 किलोग्राम से ज़्यादा हो। कम का भी सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सवाल की एक टाइप बताइए, ठीक है। अगर मगर वाले जो सवाल हैं वो अपने दिल में कोने में दबा कर रखना। एक टाइप सवाल की ये है कि वो बोल सकता है कि भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई बैग में इन 50 बैग्स में से रेंडमली पिक करूंगा और उसका वज़न जो है वो 5.1 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। सवाल ये भी हो सकता है कि कम होगा, सवाल कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब इस तरह के जब सवालात आपके पास आएंगे ना, ये एक मिसाल है सवाल की, तो आपने पहला स्टेप ये करना होगा कि इस सवाल को जेड स्कोर में कन्वर्ट करना होगा। जेड स्कोर क्या होता है वो थोड़े टाइम के साथ हम देखते हैं। अच्छा, जेड स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है? जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहां पर आपके पास 5.1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आएगा? 1 आ रहा होगा, 1 आएगा ना। 5.1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.1। आप इसको जेड में कन्वर्ट कर और इस सवाल को ऐसे लिख लोगे, पी जेड ग्रेटर देन 1, ये पूछा जा रहा है। सिर्फ अभी मैं आप लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि x को z में कैसे कन्वर्ट करना है। z क्या है, सवाल आगे सॉल्व कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, वो एक अलग टॉपिक है। इसी तरह से ऐसा हो सकता था कि आपसे सवाल पूछ ले कि भाई एक एयरपोर्ट पर 50 बैग्स पड़े हुए हैं, उनका एवरेज वेट 5 केजी है और उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन 0.1 केजी है, मिसाल है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई बैग मैं रेंडमली पिक करूंगा और लेट से उसका वेट जो है वो 4.8 किलोग्राम्स या उससे कम होगा, 4.8 किलोग्राम्स या उससे कम होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर सवाल ये बोलेगा 4.8 किलोग्राम्स या उससे कम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको अगेन मैं जेड में जब कन्वर्ट करूंगा, 4.8 किलोग्राम्स हो या उससे कम हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई एक बैग 50 में से रेंडमली पिक करूं और उसका वजन 4.8 किलोग्राम्स या उससे कम हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगेन मैं इसको जेड में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अब अगर मैं दोबारा से इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये बन जाएगा आपके पास z इज इक्वल्स टू 4.8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आएगा? -2। जब -2 आएगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? p z लेस देन और इज इक्वल्स टू -2। मैं सिर्फ आपको यहां पर यह सिखाना चाह रहा हूं कि x को z में कैसे कन्वर्ट करना है। इसी तरह से सवाल ये भी आ सकता था कि आपके पास एयरपोर्ट पे 50 बैग्स पड़े हुए हैं, उनका एवरेज वेट 5 केजी है, उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन 0.1 केजी है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक बैग आप रेंडमली पिक करोगे और उसका वजन लेट से 5 किलो या उससे ज़्यादा होगा, 5 किलो या उससे ज़्यादा होगा। अगेन आप इसको z में कन्वर्ट करोगे। z में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करोगे? z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.1, यानी कि ये बन जाएगा 0, यानी कि ये बन जाएगा z ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0।
तो आपको अगर x को z में कन्वर्ट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। पिक्चर ले लो जल्दी से, क्योंकि आप लोगों ने शायद कॉपी नहीं किया, तस्वीर ले लो ताकि मैं स्क्रॉल डाउन करूं। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़, कोई सूटकेस जो है वो 5.1 kg से ज़्यादा हो तो क्या होगा, लेस देन हो तो क्या होगा, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है कि आप z में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। और जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वो है z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी ये भी डिस्कस करना है, z क्या है ये भी डिस्कस करना है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ग्राफ्स होते हैं वो भी डिस्कस करना है। कन्वर्ट करना आ गया ना हमें, फॉर्मूला क्या है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले पर गौर करते हैं। देखो इस फॉर्मूले में हम करते क्या है, इस फॉर्मूले में हमारे पास जो x की वैल्यू होती है उसमें से मीन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और उसको डिवाइड किससे करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन से। अच्छा, आप पहली एग्जांपल पे दोबारा से वापस से आते हैं। देखिए जो आपकी पहली एग्जांपल थी उसमें था px ग्रेटर देन 5.1। अगर सवाल रिपीट करें तो एयरपोर्ट पर 50 सूटकेसेस थे, उनका जो एवरेज वेट था वो 5 किलोग्राम्स था। उन सूटकेसेस की जो स्टैंडर्ड डिविएशन थी वो 0.1 किलोग्राम्स थी। वो जो सूटकेसेस थे वो ये इतने सारे पड़े हुए थे। आपसे सवाल ने ये पूछा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई सूटकेस मैं रैंडमली पिक करूंगा और उसका वजन 5.1 किलोग्राम्स से ज्यादा होगा। ग्रेटर देन का साइन मतलब ज्यादा होगा, ये पूछ रहा था। आपने उसको z में कन्वर्ट किया रहा और z कितना आया, पहले केस में 1 आया। अच्छा, अब z में जब कन्वर्ट करा तो आपने x यानी कि 5.1 में से क्या माइनस करा था, मीन यानी कि 5। तो देखो जब आप x में से म्यू माइनस करते हो, यानी कि आपसे ये पूछा गया था इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सूटकेस मैं रैंडमली पिक करूंगा उसका वजन 5.1 किलोग्राम से ज्यादा होगा। तो मैंने जब x माइनस म्यू यानी कि 5.1 माइनस 5 किया तो मेरे पास आंसर क्या बनता है, 0.1 बनता है। सर ये 0.1 क्या था, ये 0.1 आपको बता रहा था कि आपकी डिजायर्ड वैल्यू, जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो, और जो आपकी मीन है उसमें कितना डिफरेंस है। डिफरेंस ढूंढना ना आपने, जब आपने ऊपर फॉर्मूले का ऊपर वाला हिस्सा देखो x माइनस म्यू, तो आपने x की वैल्यू में से मीन की वैल्यू को माइनस किया, 5.1 में से 5 को माइनस किया तो 0.1 आंसर आया। वो 0.1 आपको बता रहा था कि आप जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो और जो मीन है उसमें कितना डिफरेंस है, फर्क है, फासला है, और वो फासला कितना है, 0.1 का। फिर आपने इस 0.1 को किससे डिवाइड किया, स्टैंडर्ड डिविएशन से, जो कि कितनी थी, 0.1, तो आंसर क्या आया था, 1। अच्छा 0.1 ये जो है ना, ये डिफरेंस था ना, ये जो डिफरेंस है, अगर कोई ये पूछे कि ये डिफरेंस कितनी स्टैंडर्ड डिविएशंस के बराबर है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि x और मीन का डिफरेंस जो कि 0.1 आ रहा था, x और मीन का डिफरेंस जो कि 0.1 आ रहा था पहले केस में, x और मीन का डिफरेंस एक स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है। कैसे सर, भाई 0.1 क्या है डिफरेंस, एक स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या है, 0.1। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो 0.1 है ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है। तो z देखो 1 आया, इसका मतलब z क्या था, z था डिफरेंस आपकी वैल्यू और मीन में इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि वो जो फासला, जो आप जो वैल्यू चाह रहे थे और जो मीन की वैल्यू थी, वो फासला कितने स्टैंडर्ड डिविएशंस है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसको जरा दोबारा से दूसरी एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड केस में आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई सूटकेस आप रैंडमली पिक करो और उसका वजन जो है वो 4.8 किलोग्राम से क्या हो, कम हो, x लेस देन और इज इक्वल्स टू 4.8, कोई एक वैल्यू आप रैंडमली पिक करो और उसकी जो क्या कहते हैं, कोई एक सूटकेस आप रैंडमली पिक करो और जो सूटकेस आप रैंडमली पिक करो उसका वजन जो है वो 4.8 किलोग्राम से कम हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले आपने x माइनस म्यू किया, जब आपने x माइनस म्यू किया
तो हुआ क्या, 4.8 माइनस 5, आंसर क्या आया, माइनस, यार ये दरवाजा देखोगे, माइनस 0.2, माइनस 0.2। माइनस 0.2 का क्या मतलब था, माइनस 0.2 का मतलब था कि जो आपका डिफरेंस है ना, या 4.8 जो है वो मीन से 0.2 पीछे है, नेगेटिव 0.2 है ना। 4.8 माइनस 5 किया था सबसे पहले, ये जो माइनस 0.2 आ रहा था ये आपको बता रहा था कि जो 4.2 या जिस चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो वो मीन से 0.2 पीछे है, पीछे है, पीछे है, तभी वो माइनस था, ठीक है, तभी वो माइनस था। अब फिर 0.2 कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0.1 के बराबर है ना, तो 0.2 कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन हुई, 2, तो इसीलिए z क्या आ रहा था, -2 आ रहा था। वापस से बताता हूं, देखो आपने यहां पर क्या किया, 4.8 में से 5 को माइनस किया तो नेगेटिव 0.2 आता है, यानी कि आपने देखा कि मीन से मैं 0.2 पीछे हूं, नेगेटिव 0.2 आ रहा था ना, 4.8 माइनस 5 इज नेगेटिव 0.2, एक स्टैंडर्ड डिवीजन। फिर आपने क्या किया था, फिर आपने इस नेगेटिव 0.2 को 0.1 से डिवाइड किया था, 0.1 स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू थी, आपका आंसर -2 आ रहा था। तो वो आपको ये सजेस्ट कर रहा था कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, ये 2 स्टैंडर्ड डिवीजन पीछे है। माइनस का मतलब ये है कि x की वैल्यू मीन से कम होगी, यानी कि x की जो वैल्यू है वो मीन से पीछे है। अच्छा, तीसरे केस में क्या था, आपसे ये पूछा गया था इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि कोई एक सूटकेस में रैंडमली पिक करूं और उसका वजन 5 किलो या उससे ज्यादा हो। अब जब हम 5 किलो की बात करते हैं तो x माइनस म्यू जब हमने किया तो 5 माइनस 5 कितना आया, 0। क्या हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है और जो मीन है उसमें कोई फर्क है, फासला है, नहीं है। अगर इस फासले को स्टैंडर्ड डिविएशंस में कन्वर्ट करेंगे तो भाई कोई फासला ही नहीं है, तो ये z जो है वो 0 आ रहा था। तो ये याद रखना कि z क्या बताता है, z आपको बताता है कि आपकी जो सवाल की वैल्यू है और जो मीन है उसमें कितना फासला है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब यह है कि अगर उनको गिनती किया जाए स्टैंडर्ड डिविएशंस कितनी बनती हैं वो, ठीक है। पहले केस में फासला था 0.1 का, वो एक स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है, 0.1 एक स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है तो z बनाया। दूसरे केस में फासला नेगेटिव 0.2 का था, वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के बराबर है तो z -2 आया। तीसरे केस में फासला था ही नहीं, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन से दूरी कितनी थी, कुछ भी नहीं थी, तो वो 0 आया। पिक्चर ले लो इसकी और सुनते समझते जाओ। कोई सवाल है यहाँ पर तो मुझसे डिस्कस कर लो, कोई सवाल है। अभी हमने सवाल सॉल्व ही नहीं किया, अभी हम बेसिक 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 बातों से कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, सही है, क्लियर है, डन है, सही है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, सही है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। अच्छा, अब देखो हमारे पास हमने जो है ना वो स्क्यूनेस पढ़ी है, स्क्यूनेस याद है, एक डेटा होता है जो होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, एक डेटा होता है जो होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, और एक डेटा वो होता था जो होता था नेगेटिवली स्क्यूड, एक डेटा वो होता था जो होता था नेगेटिवली स्क्यूड, और एक डेटा वो होता था जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता था जिसमें किसी किस्म की कोई स्क्यूनेस नहीं होती थी, याद है। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं ना तो हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड पर अप्लाई नहीं करते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड अलग लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, करेक्ट। पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, एक में कम वाली चीज़ों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, दूसरे में कम वाली चीज़ों की फ्रीक्वेंसी कम, बाद वालों की ज़्यादा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वो डेटा होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वो डेटा होता है कि जिसमें सेंटर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट से हाइट ऑफ पीपल, हाइट ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। क्यों हाइट ऑफ पीपल, क्यों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है? जब तुम लोगों से मिलते हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ठीक है ना, तुम्हारा लेट से आदिल तुम्हारा क्या लेंथ क्या है, हाइट क्या है, 5.6, तुम्हारी क्या है 5.8, तुम्हारी 6.1, तुम नहीं पता, 5.3 तुम, 5.4 तुम नहीं पता। देखो मेरी बात सुनो, जितने लोगों से भी मैंने पूछा
तो तुम देखो ऐसा नहीं है कि कोई 2 फीट का आ रहा हो और कोई 10 फीट का आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना, सही है। सबकी हाइट जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर है, 5.2 से लेकर 6 तक तकरीबन ये रेंज होती है जनरली हाइट्स की। हाँ, कोई आपकी ज़िंदगी में टकराया होगा जो 6'5", 6'4" का भी होगा, 6'6" का भी होगा, कोई ऐसा टकराया भी होगा जो 5 का या 4'11" का होगा। एक बात है, तो ये जो हाइट ऑफ पीपल है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, यानी कि जनरली की लोगों की हाइट बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि एक जो मिड रेंज है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो हाइट है ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम लोगों की हाइट की बात करते हैं, लेट से ये 5'5" है, तो ज़्यादातर लोग 5'5" वाले होंगे, है ना। 5'4", 5'3", 5'2", 5'1", 4 फीट वाले बहुत कम होंगे, या 5'6", 5'7", 5'8", 6'7" फीट वाले बहुत कम होंगे। तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कहलाता है। लोगों की जो हाइट होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। इसमें जो सेंटर की वैल्यूज़ हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सेंटर जो है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और कम वाले एरिया पर या ज़्यादा वाले एरियाज़ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। बात समझ में आ रही है, कल में बैठ रही है। तो जो हम सवाल कर रहे हैं ना, उसकी कंडीशन ये है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि एक एयरपोर्ट पर कितने सूटकेसेस पड़े हुए हैं? 50 सूटकेसेस पड़े हुए हैं। उन सूटकेसेस का एवरेज वेट 5 किलोग्राम्स है और उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0.1 किलोग्राम्स है। और लेट से उसने आपको एक लिस्ट दी हुई थी 4.5 kg, 5 kg, 6 kg। 6 kg वाले या 4 kg वाले बहुत कम होंगे। जनरली जो चीज़ें होंगी वो कितनी होंगी? 5 किलो की रेंज में होंगी। 5 किलो के आसपास वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी। बात समझ में आ रही है? तो डेटा का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। सवाल में मेंशन होगा कि डेटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का ग्राफ ऐसा या ऐसा नहीं बनता है। ये सेपरेट लेक्चर्स में हमने पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस को डिस्कस किया, वो पहले देखकर और फिर यहाँ भरना है अगर किसी को वो नहीं पता। हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ्स इस तरह के बनते हैं जिसमें सेंटर में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और साइड्स पर फ्रीक्वेंसीज कंपैरेटिवली कम होती हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई मसला है? कोई मसला है तो मुझे बताओ। कोई मसला नहीं है? सही है। अभी भी सवाल सॉल्व करना तो स्टार्ट ही नहीं किया। अच्छा, अगली चीज़, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, सुनना ज़रा गौर से। अच्छा, ये ग्राफ के पीछे क्या लॉजिक है ये भी बताऊंगा, लेकिन ये जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है ना बेटा, जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल सॉल्व करोगे तो ये कर्व रीड करना आना चाहिए। देखो, कर्व में दो चीजें होंगी। नंबर वन एरिया अंडर द कर्व। पहली चीज क्या होगी? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व represents probability. Area under the curve represents probability. Area under the curve represents probability. Number two, x-axis represents Z स्कोर या Z वैल्यूज। ठीक है। एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी को। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? Z स्कोर को या Z वैल्यूज को। अच्छा, Z की वैल्यू 0 होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? तुम बताओ। तीनों हो सकती है। अभी हमने ऊपर देखा ना, Z1 भी आ सकता है, Z-2 भी आ सकता है, Z0 भी आ सकता है। अच्छा, ये जो एक्स एक्सिस है ना, यहां पर सेंटर पर Z0 होता है। यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर -1 होगा, यहां पर -2 होगा, यहां पर -3 होगा। ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ना, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, इस पे Z स्कोर्स होंगे और सेंटर में Z0 होगा। आगे जाएंगे तो 1 2 3, पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ होगा।
जो आपकी एक्सेस है सीधी वाली एक्सेस होती है, उस पर z का स्कोर लिखा हुआ होगा, ठीक है। और ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया, ठीक है ना, ये मेरा एरिया है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना? सुना है ना? शेयर तो करना है यार, ग्रुप पर काफी दिनों से नहीं सुना। सही है। ये जो है ना, ये जो है ना, सुनो, ये जो एरिया है हरा हरा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी को। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये कुल मिलाकर टोटल एरिया कितना होगा? 1 होगा। चीजों को अभी कनेक्ट करेंगे, इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, z निकालना है इंडिविजुअली पढ़ा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा क्या है इंडिविजुअली पढ़ा। अब हम ग्राफ पर फोकस कर रहे हैं, फिर सब मिलकर फालूदा बनेगा और सामने मेन डिश आ जाएगी। यहां पर हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसका कुल टोटल कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि एरिया अगर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, पूरा का पूरा एरिया 1 होगा। अच्छा, ये जो ग्राफ होता है ना, ये सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? क्या मतलब है सिमेट्रिकल का? हाँ, सेम, एक जैसा दिखने का। क्या? तितली, तितली, दोनों पारे, एक पर 4 फीट का, दूसरा 2.5 फीट का नहीं होता ना, दोनों बराबर होते हैं, है ना। यानी कि ये बटरफ्लाई है एक तरह से। तो अगर मुझे बताओ पूरा एरिया 1 होता है, तो अगर मैं इसको यूं ब्रेक कर दूं, आधा एरिया शेड कर दूं, आधा एरिया कितना होगा? आधा एरिया 0.5 होगा। बात समझ में आ रही है? आधा एरिया 0.5 होगा, पूरा एरिया 1 है, आधा एरिया 0.5 होगा। सही है। अच्छा, अब लेट से मुझे एक बात बताओ, देखो जरा, ये देखो, इधर इधर इधर, प्यारे प्यारे बच्चों, ये सेंटर में, सेंटर में z कितना होता है? 0। अच्छा, ये मैं एक एरिया शेड करता हूं पीला पीला, और मैं ये एरिया शेड करता हूं हरा हरा। तुम लोगों को सब सेम नजर आ रहा है प्रोजेक्टर में? नहीं ना, अलग है ना। अच्छा, ये पूरा एरिया जो है ना ब्लू ब्लू, तो क्या मैं बोल सकता हूं ब्लू ब्लू इज इक्वल्स टू हरा हरा प्लस पीला पीला, है ना। ब्लू ब्लू इज इक्वल्स टू हरा हरा प्लस पीला पीला। बोलो, ऐसा ही है ना। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि पीला पीला 0.2 है, तो ब्लू ब्लू कितना है? अगर मैं तुम्हें बोलूं पीला 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 0.2 है, तो ब्लू ब्लू कितना है? 0.7। क्यों 0.7? 0.7 इसलिए होगा क्योंकि हरा हरा क्या होगा? 0.5 होगा। देखो, ये कोई बताएगा थोड़ी, तुम्हें महसूस होना चाहिए तुम्हें अंदर से, सीए के स्टूडेंट हो। हरा हरा 0.5 होगा, क्यों? आधा है। अगर आधा 0.5 है और पीला पीला 0.2 है, तो ब्लू ब्लू कितना होगा? 0.7 होगा, है ना। अगर हरा हरा 0.5 है, वो कोई बताने थोड़ी आएगा। पीला पीला 0.2 है, तो ब्लू ब्लू जो है वो 0.7 ही बनेगा ना। अच्छा, अब बच क्या गया? बच क्या गया? वाइट वाइट। तो बताओ वाइट वाइट कितना होगा? 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3 होगा। इसलिए क्योंकि पूरा 1 होना चाहिए। जब अगर पूरा 1 होना चाहिए और पीला पीला 0.2, हरा हरा 0.5 है, ब्लू ब्लू 0.7 है, तो बचा बचा 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3 होगा। यानी कि ये 0.3 है, ये 0.2 है, ये 0.5 है, और अगर पूरा ब्लू ब्लू पूछते हो तो वो 0.7 है, और अगर पूरा पूछ लेते हो कुल तो 1 है। ठीक है, बात समझ में आई? पिक्चर ले लो, प्रिंट निकाल कर लगा देना रजिस्टर में। चलो, बात समझ में आ गई? कोई मसला? पिक्चर लेकर ग्रुप पर शेयर कर दो, पिक्चर लेकर ग्रुप पर शेयर कर दो।
इस कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से आपने समझना है, ठीक है ना? कोई मसला? स्क्रॉल डाउन करूं? अच्छा जी, स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखो जरा अब गौर से एक और चीज सुनो। देखो सेंटर में z कितना होता है? आगे z की वैल्यूज क्या होती हैं? 1 2 3 है ना। पीछे क्या होती हैं? -1 -2 -3। अच्छा 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा? आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? क्या हो गया भाई? आ सकता है ना। 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, सवा भी आ सकता है, पौने 2 भी आ सकता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस वेरिएबल है, डिस्क्रीट थोड़ी है। लेट्स से यहां पर a है। ए क्या है सर? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सवा भी हो सकता है, पौने 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी है। ए है, ए एक वैल्यू है, ठीक है। जिस तरह से तुम बोलते हो कि सेंटर में z 0 है, यहां पर z1, यहां पर z2, यहां पर z3 है, इसी तरह से यहां पर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। इसी तरह से मैं बोलता हूं a है, और ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यानी कि सेंटर में जहां पर z 0 है, जहां जहां पर z 0 है और a है, उसके बीच वाला एरिया 0.15 है। मैं एज्यूम करता हूं कि z जहां पर 0 है और जहां पर z a है ना, उसके बीच का एरिया 0.15 है। तो जहां पर z 0 है और जहां पर लेट से ये -a है, इस एरिया को येलो येलो कर देते हैं। बताओ ये एरिया कितना होगा येलो वाला? हाँ, -0.15। अल्लाह तुम्हारी अकल को सलाम। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, एरिया नेगेटिव हो सकता है। तुम बोलो इस रूम का एरिया 0.5 है, सामने वाले रूम का एरिया जो है वो -0.515 होगा। अगर मैं बोलूं 2 रूम एक बराबर हैं, 2 कमरे हैं तुम्हारे कमरे घर में, 2 बेडरूम है, मैं तुम्हें बोलूं ये जो सीधे हाथ पे बेडरूम है, ये बेडरूम 0.15 के एरिया का है, तो उल्टे हाथ वाला बेडरूम क्या होगा? -0.15 एरिया रखता होगा। ओ भाई एरिया तो होता ही पॉजिटिव है, एरिया तो होता ही पॉजिटिव है, तो ये एरिया कितना होगा? ये भी 0.515 होगा। चीजें सिमेट्रिकल है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि नेगेटिव है। एरिया तो पॉजिटिव होता है ना, z की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। z सेंटर में 0 होता है जो x एक्सिस पे लिखा हुआ है, आगे 1 2 3 होता है, पीछे -1 -2 -3 होता है, लेकिन एरिया थोड़ी नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ या नहीं? आ गई समझ में? हाँ भाई सही है। एरिया नेगेटिव नहीं होगा अगर सेंटर में z 0 है और उसके आगे एक वैल्यू है z की a, उसके बीच का एरिया हरा हरा जो है वो 0.15 है। तो जहां पर सेंटर में z 0 है और उससे पीछे अगर कोई -a आ रहा है, उसके बीच का पीला पीला एरिया भी 0.15 ही होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, लेट से ये आपको मैंने डायग्राम बनाकर दिया, ठीक है। यहां पर z की वैल्यू b है, ये -b है, ये एक ग्रीन शेडेड एरिया है जहां पर सेंटर में z 0 होता है और जहां पर z b है उसके बीच का एरिया, और ये लेट से 0.3 है। मुझे ये वाला एरिया बताओ कितना होगा? अब ये देखो, ये येलो वाला एरिया जो है ना, जहां पर -b है उसके भी उल्टे हाथ पर है, 0.2 होगा, 0.2 होगा, 0.2 होगा, 0.2 होगा। हाँ तुम बताओ, तुम बताओ 0.2। हाँ क्या होगा? 0.2 होगा, बिल्कुल 0.2 होगा। कैसे? अगर सेंटर में z 0 है, अगर सेंटर में z 0 है, अगर सेंटर में z 0 है और 0 और b के बीच का एरिया 0.3 है, तो मैं 0 और -b के बीच का एरिया भी 0.3 होगा, ये भी लाजमी बोल सकता हूं। फिर क्योंकि बिल्कुल बटरफ्लाई शेप्ड होता है, यानी कि 0.5 लेफ्ट पे 0.5 राइट पर, तो ये 0.2 होगा, ये भी 0.2 होगा। तभी तो वो 0.2 प्लस 0.3 0.5 एक साइड का बनेगा, दूसरी साइड पर 0.3 और 0.2 0.5 बनेगा और टोटल 1 हो जाएगा।
तो ये एरिया आपका जो है वो 1 के बराबर होगा। सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब हम ग्राफ्स बनाना सीखते हैं कि हम जो हमारे सवाल आएंगे ना उसमें देखो, वापस से बैग्स वाली एग्जांपल पर आते हैं। एक एयरपोर्ट है, वहां पर इतने सारे बैग्स पड़े हुए हैं, पिक्चर लेनी है, लो जल्दी से पिक्चर ले लो। सही है। अच्छा, अब देखो भाई, लेट से एक एयरपोर्ट है, वहां पर इतने सारे जो है ना वो बैग्स पड़े हुए हैं, 50 बैग्स पड़े हुए हैं। उनका एवरेज वेट जो है ना वो 5 किलोग्राम्स है और उनकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो 0.1 kg है। सही है ना। आपसे सवाल ये पूछता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 50 बैग्स में से एक बैग मैं रेंडमली पिक करूंगा और उस बैग का जो वजन होगा ना, उस बैग का जो वजन होगा ना वो 5 किलो या उससे कम होगा, वो 5 किलो या उससे कम होगा, वो 5 किलो या उससे कम होगा। तो आप पहले क्या करोगे, इसको z में कन्वर्ट करोगे यूजिंग x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि z इज इक्वल्स टू x माइनस यानी कि 5 माइनस 5 अपॉन 0.1, यानी कि कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि अगर हम मीन और x की वैल्यू का डिफरेंस देखें 0 आता है तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन की टर्म्स में भी दूर है ही नहीं। इसका मतलब ये जो x लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 है, ये बन जाएगा z लेस देन और इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ही होगा। अच्छा, जब लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन का क्या मतलब है, z लेस देन और z इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 0, z की वैल्यू 0 या 0 से कम हो, 0 या 0 से कम हो, 0 या 0 से कम हो। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमने यहां पर जो है ना इसका, बल्कि नीचे बनाता हूं, यहां पर मैंने इसका जो है ना वो एक ग्राफ बनाया। सेंटर में z कितना होता है, 0 होता है। फिर यहां पर 1 2, यहां पर -1, यहां पर -2, यहां पर -3। जब वो बोल रहा है z लेस देन और इज इक्वल्स टू 0 तो उसका मतलब ये हो गया कि ये वाले एरिया की बात हो रही है। क्यों सर, इस एरिया की क्यों बात हो रही है, कौन सा साइन था, लेस देन का, और किससे कम, 0 से, तो सेंटर में z 0 होता है। जब वो बोल रहा है लेस देन और इज इक्वल्स टू 0 तो वो ये कहना चाह रहा है कि जहां पर z 0 है उससे पीछे वाला एरिया। ठीक है। इसका सवाल क्या था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई आप सूटकेस रैंडमली पिक करोगे और उसका वजन जो है ना वो 5 किलो या उससे कम होगा। ठीक है, तो आंसर तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। एक और मिसाल लेते हैं। अगर सवाल आपसे ये पूछ लेता, अगर सवाल आपसे ये पूछ लेता इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप रैंडमली एक सूटकेस पिक करोगे और उस सूटकेस का वजन, उस सूटकेस का वजन 5 किलो या उससे ज्यादा होगा, 5 किलो या उससे ज्यादा होगा। तो अगर 5 किलो से ज्यादा ग्रेटर देन का साइन है, z कैलकुलेट करते हैं x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, कितना बनेगा, z 0 बनेगा, बिल्कुल 0 बनेगा। और अगर z 0 बनेगा तो p z ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, ये पूछना चाह रहा है वो मुझसे। ठीक है ना, ये कहलाते हैं x को z में कन्वर्ट करना। अब अगेन ग्राफ बनाओ। अगर हम अपना ग्राफ बनाएंगे, सेंटर में z क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि इसके साथ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का साइन है तो आगे वाला एरिया शेड होगा। बात समझ में आ रही है, आगे वाला एरिया शेड होगा। आगे वाला क्यों, ग्रेटर देन का साइन है ना, वो बोल रहा है कि z जहां पर 0 है उसे आगे वाले एरिया के बारे में बात करो। अच्छा, तीसरा केस, लेट से अगर सवाल ये पूछता कि एक एयरपोर्ट पर 50 सूटकेस पड़े हुए हैं, उनका एवरेज वेट 5 किलोग्राम है, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन 0.1 किलोग्राम है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक सूटकेस में रैंडमली पिक करूंगा और उस सूटकेस का, जिसको मैं पिक करूंगा, उसका वजन जो है ना वो 5.1 kg या उससे कम होगा। अब जब वो बोलता है 5.1 kg या उससे कम होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर मैं z में कन्वर्ट करूंगा, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, इस हिसाब से z इज इक्वल्स टू 5.1 माइनस
5 डिवाइडेड बाई 0.1, यानी कि z कितना आएगा 1। तो ये बन जाएगा z लेस देन और इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अब जो मुझे एरिया शेड करना है वो वाला करना है जहां पर z 1 है, उससे लेफ्ट वाला, पीछे वाला। यानी कि अगेन अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सेंटर में z कितना होता है 0, यहां पर z लेट से होगा 1, तो आपका जो एरिया होगा वो ये पूरा होगा, है ना। 1 से पीछे वाला सारा एरिया शेड करना है। पहले और दूसरे एग्जाम्पल ए में, एग्जाम्पल सी में फर्क है। एग्जाम्पल सी में जो आप एरिया शेड कर रहे हो जहां पर z1 है, उससे पीछे वाला सारा एरिया शेड कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से अगर सवाल ये बोल देता कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप कोई रैंडमली सूटकेस पिक करोगे और उसका वजन, आप रैंडमली कोई एक सूटकेस पिक करोगे और उसका वजन 5.1 kgs या उससे ज्यादा होगा। तो अगेन आप अगर इसको z में कन्वर्ट करोगे तो 5.1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.1, अगेन आंसर क्या आएगा 1। लेकिन अब आपके पास सिंबल क्या होगा, z ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1। और ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब हो गया, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा ग्राफ बनेगा, तो मेरा जो यहां पर सेंटर में z 0 होता है, यहां पर लेट से 1 होता है, तो 1 से आगे वाला एरिया शेड होगा। देखो आगे वाला एरिया पीछे वाला एरिया शेड करना है, वो इस साइन से पता चलता है। बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो जरा, अगर मैं ए और बी केसेस देखूं, ए केस देखूं और बी केस देखूं, देखो अगर 50 सूटकेस मेरे पास पड़े हुए हो, मैं कोई सूटकेस अगर रैंडमली पिक करूंगा तो या तो उसका वजन 5 किलो से कम होगा, 5 किलो से कम होगा, या 5 किलो या उससे ज्यादा होगा। तो ए और बी केसेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। ए केस का आंसर जो है ना, ए केस का आंसर जो है वो निकालने के लिए ये एरिया को देखना पड़ेगा। अच्छा, ए केस का आंसर कितना होगा 0.5। क्यों? क्योंकि सेंटर में z 0 होता है और उसके पीछे वाला एरिया कितना होता है 0.5। यानी कि अगर एक सूटकेस पर एक एयरपोर्ट पर कुछ सूटकेसेस पड़े हुए हैं, 50 सूटकेसेस पड़े हुए हैं और उनका एवरेज वेट 5 kg है और उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन 0.1 kg है, और वहां से कुछ सूटकेसेस देखो क्या है, कुछ सूटकेसेस जो है वो 5 kg से कम है, कुछ सूटकेसेस 5 kg से ज्यादा है, कुछ सूटकेसेस 5 kg से कम है, कुछ सूटकेसेस 5 kg से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा कि आप अगर रैंडमली एक सूटकेस पिक करोगे तो 50% चांसेस हैं कि वो सूटकेस जो है वो 5 kg से कम का वजन रखेगा, 50% चांसेस है कि वो 5 kg से ज्यादा का वजन रखेगा। तो आपके पास यहां पर 50% आंसर आ रहा है। यह आंसर आपने एरिया से देखना है, एरिया से देखना है। जो आपका एरिया आ रहा है, वो 50% ये बराबर है ना, 0.5 के बराबर है। दूसरे वाले केस में इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक सूटकेस रैंडमली पिक करोगे और उसका जो वेट होगा वो 5 किलोग्राम से ज्यादा होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, अगेन 0.5, यानी कि 0.5 या 50% प्रोबेबिलिटी है, इम्कानात है कि जो सूटकेस में रैंडमली पिक करूंगा उसका वजन 5 kg या उससे ज्यादा होगा। तो a प्लस बी जब ऐड करोगे ना तो आंसर क्या बनना चाहिए 1, क्योंकि जाहिर है यार कोई सूटकेस पिक करूंगा या तो वो 5 kg या उससे कम होगा, या तो वो 5 kg या उससे ज्यादा होगा, और कुछ तो नहीं हो सकता। यानी कि ए और बी एक दूसरे का ऑपोजिट है। अच्छा, सी और डी पर आओ। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई सूटकेस 5.1 किलोग्राम से कम होगा, ये सी ने पूछा, और डी ने पूछा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई सूटकेस में रैंडमली पिक करूंगा और उसका वजन 5.1 किलोग्राम से ज्यादा होगा, ये डी ने पूछा। जब मैं सी और डी का आंसर कैलकुलेट कैसे करना है वो देखेंगे, लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर 1 आएगा। और ये आप ग्राफ से भी देख सकते हो। ग्राफ पर आपके पास अगर ये वाला और ये वाला ग्राफ जो है इनके ग्रीन एरिया शेड करते हो तो पूरा ग्राफ कवर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई मसला? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं ई केस ई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक सूटकेस में रैंडमली पिक करूं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक सूटकेस में रैंडमली पिक करूं और उसका जो वजन होना वो लेट से 4.95 किलोग्राम या उससे कम हो। तो अब z कैलकुलेट करेंगे। z कैसे आएगा, x यानी कि 4.95 माइनस म्यू यानी कि 5
अपॉन 0.1 माइनस 0. अच्छा एक काम करो 4 पॉइंट कुछ चेंज कर लेते हैं इसको, मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना है इसको, हम इसको कर लेते हैं 4.73. 4.73. अब बताओ 4 माइनस 2.7 माइनस 2.7 आ रहा है, ठीक है। अब ग्राफ कैसा बनेगा? अब जब हम ग्राफ बनाएंगे केस ई का ग्राफ बनाएंगे, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई एक सूटकेस में रैंडमली पिक करूं और उसका वजन 4.73 किलोग्राम या उससे कम हो। उसको जब हमने जेड में कन्वर्ट किया तो माइनस 2.7 आया। सेंटर में जेड 0 होता है, 2.7 लगभग यहां कहीं होगा, माइनस 2.7। और कौन सा एरिया शेड करेंगे, इससे पीछे या आगे वाला? यार लेस देन बोला है उसने बोला है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि कोई एक सूटकेस में रैंडमली पिक करूं और उसका वजन 4.73 किलोग्राम या उससे कम हो, लेस देन, तो पीछे वाला एरिया शेड करेंगे। हाँ, अगर वो सवाल इस तरह से पूछता, अगर वो इस तरह से सवाल पूछता कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई सूटकेस में रैंडमली पिक करूंगा और उसका वजन जो है वो 4.73 किलोग्राम या उससे ज्यादा होगा, तो जेड आता, अगेन कितना आता जेड? क्या पॉजिटिव नहीं आता? पॉजिटिव आता, हाँ। अच्छा 4.73 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आ रहा है? कैसी बातें करते हो यार, ठीक है। z तो नेगेटिव 0.27 आएगा ना, यानी कि ये आपके पास z ग्रेटर देन और इज इक्वल टू नेगेटिव 2.7 बनेगा। और जब आप एरिया शेड करोगे, एरिया आगे आएगा, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका जो z है वो पॉजिटिव आएगा। आपके पास जहां पर नेगेटिव 2.7 है उसके आगे वाला एरिया शेड होगा, ठीक है, उसके आगे वाला एरिया शेड होगा। बात समझ में आ रही है? देखो कोई सूटकेस में जाकर रैंडमली पिक करूं, या तो वो 4.73 किलोग्राम या उससे कम होगा, या तो फिर वो 4.73 किलोग्राम या उससे ज्यादा होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं ई और एफ पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीख जाऊंगा, जब मैं काबिल हो जाऊंगा, ज़हीन हो जाऊंगा, हमें पढ़ा दिया जाएगा, समझ आ जाएगा, तो इसका आंसर टोटल में 1 आएगा। ई का जो भी आंसर होगा, एफ का जो भी आंसर होगा, लेकिन दोनों के आंसर का टोटल हमेशा 1 बनेगा, क्योंकि कोई सूटकेस पे करूंगा तो उसका वेट या तो 4.73 किलोग्राम या उससे कम हो गया, या तो उससे ज्यादा होगा, और कुछ हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? कोई मसला नहीं है, पक्की बात है। अच्छा अब जो है वो हम ये देखते हैं कि अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स, देखो ए और बी केसेस की तो प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली ना, पिक्चर ले लो इसकी, सी डी ई एफ जो केसेस हैं, इसकी आखिर प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ये अब हमें देखना, ठीक है। तो आप लोगों के पास पेपर में जो है ना वो एक टेबल दिया हुआ होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, मुझे ज़रा 1 मिनट देना, मैं ज़रा उस टेबल को यहाँ पर कॉपी कर लूँ और फिर मैं आप लोगों को सिखा दूँ कि किस तरह से आप जो है ना वो टेबल को रीड करोगे। अच्छा आपके पास मुख्तलिफ टेबल आएंगे, याद रखना मुख्तलिफ टेबल आएंगे, ठीक है, याद रखना कि मुख्तलिफ तरह के टेबल्स होंगे जो आपको आपके पेपर में दिए जाएंगे, ठीक है। हामिद हकीम की बुक है आप लोगों के पास? अगर है तो बुक निकाल लो, अगर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। मैं आप लोगों के सामने जो है वो किसी भी एक बुक से जो है वो ज़रा टेबल निकाल कर बताता हूँ। अगर हामिद हकीम की बुक है तो उसका पेज नंबर 397 396 यूँ कुछ पेज नंबर है, उस पर टेबल्स बने हुए आ रहे होंगे, काइंडली आप लोग जल्दी से निकाल लें। अगर बुक नहीं है तो मसले की बात नहीं है। देखना जरा यार पेज नंबर, हामिद हकीम की बुक है किसी के पास या नहीं है? हाँ अच्छा बहरहाल चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक टेबल का जो है ना एक्सट्रैक्ट आपके सामने पेस्ट करता हूँ, काइंडली बिल्कुल खामोश हो बेटा, खामोश हो, बिल्कुल खामोश। देखो ये एक तरह का टेबल है जिससे हम सवाल सॉल्व करते हैं, 2 3 4 इतनी सारी नस्लें हो सकती हैं टेबल की, ठीक है। पहली नस्ल देखते हैं, पहली नस्ल में क्या है, पहली नस्ल में टॉप पर एक ग्राफ बना हुआ आ रहा है ना, और इसमें एक एरिया शेड हुआ है,
ये जो एरिया शेड हुआ है ना, ये जो एरिया शेड हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा है? एक जगह पे लिखा हुआ है 0 और एक जगह पे लिखा हुआ है z, है ना? एक जगह पर 0 और एक जगह पर z लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है, ये टेबल क्या कहना चाह रहा है मुझसे? ये कहना चाह रहा है तुम जब नीचे टेबल में z की वैल्यू देखोगे तो मैं वो एरिया बताऊंगा जो 0 और z की वैल्यू के बीच होगा। क्या बोलता है? तुम जब नीचे z की वैल्यू देखोगे, जो भी वैल्यू देख लो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आंखें, तो मैं तुम्हें जो एरिया बताऊंगा वो वाला बताऊंगा जो जहां पर z 0 होता है और जो तुमने वैल्यू देखी है उसके बीच का एरिया है। क्या कहानी कर गया आप देखते हैं। देखो इधर सुनो, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सी देखो, ए और बी तो सिंपल है, सी देखो। सी में क्या था? एक एयरपोर्ट था सबसे पहले, उधर क्या थे? 50 बैग्स थे। उन बैग्स का एवरेज वेट कितना था? 5 किलो। स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी थी? 0.1 किलो। सवाल ये पूछा है इस बात की, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक सूटकेस तुम रैंडमली पिक करोगे और उसका वजन 5.1 किलो या उससे कम होगा? तुमने बोला इसको z में अगर कन्वर्ट करते हैं तो बनता है z लेस देन और इज इक्वल्स टू 1, और लेस देन और इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि ये ग्राफ बनता है, यानी कि मेरा आंसर वो वाली प्रोबेबिलिटी होगी जहां पर z 1 है उससे पीछे वाला उल्टे हाथ वाला सारा एरिया। अच्छा, अब एरिया देखकर क्या मेरा आंसर 0.5 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, इससे क्योंकि जहां पर सेंटर में z 0 होता है उससे पीछे का हरा हरा ही 0.5 है, जहां पर सेंटर में z 0 होता है उससे पीछे वाला हरा हरा ही 0.5 है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा है ना, ये तो एक एक्स्ट्रा है ना। अब हम आते हैं टेबल पर। अच्छा, टेबल सर कैसे पढ़ना है? देखो टेबल में आपके पास जो है ना वो टेबल जो है उसमें आपके पास जो है ना क्या होता है कि ये z नजर आ रहा है, ये z लिखा हुआ है, ठीक है, ये z लिखा हुआ है, और ये नीचे जितनी भी ये वाली वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज यहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं ये z की वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज भी z की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वैल्यूज भी z की वैल्यूज हैं। टेबल में कैसे है? ये वैल्यू z की वैल्यूज हैं और ये वाली वैल्यूज हैं, ये भी z की वैल्यूज हैं। अब आप z की वैल्यू 1 देखो, 1, तो z की वैल्यू 1 कहां आती है? z की वैल्यू यहां पर 1 आ रही है, z की वैल्यू ये 1 आ रही है। इसके आगे पीछे कोई डेसिमल था? 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा था? नहीं, 1.1, 1.2, 1.3 तो नहीं था ना। हमारा जो सवाल था, हमारा जो यहाँ पर सवाल था, z लेस देन और इज इक्वल्स टू 1 था, z लेस देन और इज इक्वल्स टू 1 था। अभी हम उस केसेस पर नहीं गए कि 1.1 हो तो क्या होगा, 1.2 हो तो क्या होगा, 1.3 हो तो क्या होगा। z की वैल्यू 1 थी, तो आपने यहां से z1 देखा, डेसिमल प्लेसेस में कुछ है 1.0, क्या है 1.1 है, 1.0 है, 1.3 है, क्या है 1.0 है, तो आपने यहां से 1.0 लिया और उसका अगला कोई डेसिमल है 0 के बाद, यानी कि क्या 1.0 के बाद 1.03 है, 1.04 है, क्या है, सिर्फ 1 है ना। इसका मतलब मुझे अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं 1.00? हम जो ढूंढ रहे हैं पी जेड लेस देन और इज इक्वल्स टू 1, उसका मतलब है पी जेड लेस देन और इज इक्वल्स टू 1.00। तो हमने यहां से 1.0 उठाया और अगला डेसिमल प्लेस क्या है, वो भी सर 0 ही है, ऊपर वाला 0 देखा, और इनके दोनों के इंटरसेक्शन पर वैल्यू क्या आ रही है 0.3413, ये 0.3413 लिखा हुआ। अच्छा सर, ये जो सेंटर में वैल्यूज होती हैं ये क्या है? ये जो यहां से यहां तक ये जो वैल्यूज इधर लिखी हुई है ना इतनी सारी, ये क्या है? ये एरिया अंडर द कर्व की वैल्यूज है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज होती हैं जो बीच में होती हैं, ठीक है। बीच में जो वैल्यूज होती हैं ना वो क्या है?
प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हैं एरिया अंडर द कर्व, और लेफ्ट और टॉप पर जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली है वो क्या होती है, जेड की वैल्यू। अब आपका सवाल था पी जेड लेस देन और इज इक्वल टू 1, आपने यहां से 1 देखा, अगला डेसिमल प्लेस भी 0 है, तो ये 0.3413 आ रहा है। ये अगर 0.3413 आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आपको आपको ये पूरा एरिया ढूंढना था, ऐसा ही था। आपको लेस देन 1, सुनो जरा गौर से सुनो, आपको लेस देन 1 वाली पूरी एरिया ढूंढना था, ये सवाल था ना आपके पास। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये 0.3413 होगा। कैसे सर, टेबल ने कहा था तुम जो z की वैल्यू देखोगे, जहां पर z 0 होता है और जो वैल्यू तुम देखोगे उसके बीच वाला आंसर बताऊंगा मैं तुम्हें पूरा आंसर नहीं बताऊंगा। तो जहां पर z 0 है, जहां पर मैंने जो 1 सर्च किया उसके बीच का एरिया 0.3413 है। इसके अलावा ये वाला एरिया कितना है, तो मेरा आंसर क्या है, 0.8413। इसका मतलब ये हो गया, 0.8413 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस एयरपोर्ट से कोई सूटकेस रैंडमली सेलेक्ट करूं और उसका वजन 5.1 किलोग्राम या उससे कम हो, इसके चांसेस 0.8413 या 84.13% हैं। ठीक है, टेबल जो अभी हम देख रहे हैं वो डायरेक्ट पूरा आंसर नहीं दे रहा है, सही है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक सवाल इधर जरा प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स से एक नया फ्रेश सवाल, एक एयरपोर्ट पर पिक्चर लेनी है, ले लो, कर दूं स्क्रॉल डाउन। अच्छा सुनो जरा, एक एयरपोर्ट पे उस पे कुछ सूटकेसेस पड़े हुए, उनका वजन जो है ना वो 5 किलो ऑन एन एवरेज है, स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है ना वो 0.1 kg है। ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, 50 सूटकेसेस है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम कोई सूटकेस ब्रीफ केस रैंडमली पिक करोगे और उसका वजन जो है ना वो 5.1382 kg या उससे कम होगा, 5.1382 kg या उससे कम होगा। पहला स्टेप क्या है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, z में, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, कितना आता है, माइनस थोड़ी आएगा यार, कितना, 1.382। तुम्हें ये मालूम करना है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि कोई सूटकेस तुम रैंडमली पिक करोगे और उसका वजन 5.1382 किलोग्राम या उससे कम होगा। कम होगा का मतलब डायग्राम जब बनाएंगे तो सेंटर में z 0 होता है, यहां पर ये 1.382 है, इससे पीछे वाला सारा एरिया, क्यों, क्योंकि लेस देन और इज इक्वल्स टू वाला साइन है ना, वो कह रहा है पी जेड लेस देन और इज इक्वल्स टू 1.382। ठीक है, अब आप वापस से टेबल बनाना, टेबल को रीड करना सीखते हैं। मैं टेबल जरा एक बार फिर से पेस्ट कर दूं, फिलहाल अभी एक ही टेबल सिखा रहा हूं ना। देखो टेबल में सेंटर में क्या होता है, सेंटर में एरिया है ना। अब 1.3 अगला डिजिट क्या था, 82 था ना, 1.382 था, यहां से 1.3 मिला, ऊपर से 0.08 ले लो, 2 तो नहीं है हमारे पास, लेकिन 1.38 या 1.382 तकरीबन एक बराबर है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है, 4.162 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एरिया 0.4162 होगा, ये वाला एरिया 0.5 होगा, और टोटल कितना बनेगा 0.9162 है ना, या 91.62%। इसका मतलब ये है कि अगर एक एयरपोर्ट पर 50 सूटकेस पड़े हुए हों जिसका एवरेज वेट 5 किलोग्राम हो और उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन 0.1 किलोग्राम हो, और मैं कोई सूटकेस उधर से रैंडमली पिक करूं और उसका वजन 5.1382 किलोग्राम या उससे कम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 91.62% या 0.9162 होगी। तो समझ में आया।
देखो जब आप ये वाला टेबल देखोगे, जब आप ये वाला टेबल देखोगे, जब आप ये वाला टेबल देखोगे, तो ये आपको डायरेक्ट पूरा आंसर नहीं बताएगा, या आपको वो वाला एरिया देगा जहां पर सेंटर में Z0 होता है, जो वैल्यू तुमने नीचे से देखी है। फिर क्योंकि ये पिछला 0.5 है तो ये तुम ऐड करोगे। अब मुख्तलिफ वेराइटी के सवाल जो है वो अगली क्लास में कर लेंगे। 1 बजे तक की क्लास, हाँ कितने बजे तक है क्लास? 1:30 तक है, सही है, तो फिर तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? पक्की बात है, कोई मसला नहीं है, सोच लो। डन है? अच्छा, अगर सवाल लेट से इस तरह से हो, एक और सवाल करते हैं। एवरेज वेट है 5 किलोग्राम्स, स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.1 kg, ठीक है, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई सूटकेस में रैंडमली पिक करूंगा और उसका वजन जो है ना वो 4.793 kg या उससे ज्यादा होगा। पहले इसको Z में कन्वर्ट करो। Z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस 2.07। सवाल क्या है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक सूटकेस में रैंडमली पिक करूंगा, उसका वजन 4.793 किलोग्राम या उससे ज्यादा होगा अगर एवरेज वेट 5 किलो है और स्टैंडर्ड डिविएशन 0.1 किलो है। तो मैंने जब Z में कन्वर्ट किया तो ये बन गया P Z ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू माइनस 2.07, ऐसा बन गया। जब इसका ग्राफ बनाएंगे, जब इसका ग्राफ बनाएंगे, सेंटर में Z कितना होता है? सेंटर में Z 0 होता है, तो नेगेटिव 2.07 इधर कहीं होगा, नेगेटिव 2.07, और इसके आगे वाला सारा का सारा एरिया जो आ रहा है, क्यों सारा एरिया? इसलिए सारा एरिया क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का साइन। अब वापस से टेबल बनाते हैं, वापस से मैं टेबल जरा कॉपी कर लूं, जो टेबल हम अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले इस टेबल की आप लोग पिक्चर ले लो, क्योंकि क्वेश्चंस में दूंगा तो वो आप लोग कर सको। साफ सुथरे टेबल की भी एक पिक्चर ले लो, जो आज टेबल हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी साफ सुथरी पिक्चर ले लो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, अब देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर आपसे सवाल क्या पूछा गया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक सूटकेस रैंडमली पिक करा जाए और उसका वजन 4.793 किलोग्राम या उससे ज्यादा होगा। तो जब बोलते हैं 4.793 kg या उससे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब आगे वाला एरिया। अब मसला क्या है यहां पर, देखो मसला यह है कि टेबल बोलता है, अच्छा आपका आंसर Z क्या आ रहा है? माइनस 2.07 आ रहा है ना। एक बात गौर फिकर समझ सोच के साथ बताओ, जितना एरिया सेंटर में Z0 है और 2.07 हो, इसके बीच का होगा, क्या इतना ही एरिया, क्या इतना ही एरिया सेंटर में Z0 हो और यहां पर नेगेटिव 2.07 हो, इसके बीच का होगा? दोनों इक्वल होंगे। देखो जो हम टेबल अभी आज सीख रहे हैं ना, वो Z की नेगेटिव वैल्यूज में जाता ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं 2.07 पे क्या आंसर आ रहा है। 2.0 और अगला है ये 0.07 ना, तो ये 0.4808 आ रहा है। अब देखो 0.4808 जो है वो तो ये वाली चीज है 0.4808। तो अगर ये 0.4808 है तो ये भी 0.4808 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, सिमेट्रिकल है। तो उस हिसाब से ये पूरा कितना होगा? 0.4808 ये वाला हिस्सा, 0.5 ये वाला हिस्सा, और टोटल 0.9808 होगा। क्लियर है? सही है? सबको क्लियर है? कोई मसला है तो बताओ। ठीक है, देखो हमने टेबल को किस तरह से इस्तेमाल किया। हमने टेबल को बोला, तो मैं चाहता हूं कि जहां पर Z0 है और जहां पर Z 2.07 है उसके बीच का कितना एरिया है, जितना से यहां पर Z0 है और जहां पर Z 2.07 है उसके बीच का एरिया है, उतना ही एरिया जहां पर सेंटर में Z0 है और नेगेटिव 2.07 उसके बीच का एरिया होगा, और उसमें 0.5 अलग से हमने ऐड कर दिया। सही है?
अच्छा, अगर एक और सवाल मैं आखिरी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, एक एयरपोर्ट पे क्या पड़े हुए हैं? 50 बैग पड़े हुए हैं, उनके मीन 5 किलो है, स्टैंडर्ड डिवीजन 0.1 kg है, सही है। सवाल मुझसे ये पूछता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक सूटकेस रैंडमली पिक करोगे और उसका वजन 5.15 किलोग्राम से कम होगा और 4.8 किलोग्राम्स से ज्यादा होगा। एक एयरपोर्ट पे 50 सूटकेस पड़े हुए हैं, उनका एवरेज वेट 5 kg है, उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन 0.1 kg है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक सूटकेस तुम रैंडमली उधर से पिक करोगे और उसका वजन जो सूटकेस तुम पिक करोगे वो 5 किलो 5.15 किलोग्राम से कम होगा और 4.8 किलोग्राम से ज्यादा होगा, इसके बीच होगा। अब आपको क्या करना होगा, आपने दो जेड कैलकुलेट करने होंगे। एक आ जाएगा आपके पास 5.15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.1, कितना बनेगा? 1.5। अच्छा, दूसरा होगा आपके पास 4.8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.1, कितना होगा? -2। तो ये बन जाएगा आपके पास z लेस देन और इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, यहां पर -2 और यहां पर 1.5। अब आपने वो एरिया ढूंढना है जो अगर सेंटर में z 0 होता, जो यहां पर ये 1.5 है और यहां पर -2 है, इसके बीच का एरिया ढूंढना। बात समझ में आ रही है? इसके बीच का एरिया ढूंढना। ठीक है। अब अगर ये एरिया हमें ढूंढना होगा ना, तो हम यहां से 1.5 ढूंढते हैं पहले। 1.5 पर एरिया क्या बनता है? 1.5 पर 0.4332 बन रहा, 0.4332 बन रहा, यानी कि जहां पर सेंटर में z 0 होता है और जहां पर z 1.5 होता है, ये वाला एरिया 0.4332 है। ठीक है। और यहां से आप जरा 2 ढूंढ लो, 2.0 पर ये 4.772 है। लेकिन सर ये तो मुझे ये बता रहा है कि जहां पर सेंटर में z 0 होता है और जहां पर z 2 होता है, इसके बीच का एरिया जो है, ये टेबल तो मुझे ये इफेक्टिवली बता रहा है कि ये एरिया 0.4772 है। लेकिन क्योंकि टेबल सिमेट्रिकल होता है, तो इसके पीछे वाला एरिया भी कितना